हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में पहला पॉइंट है मूल अधिकारिता। ये अनुच्छेद 131 में है, या अनुच्छेद 131 में इसका वर्णन मिलता है। मूल अधिकारिता के अंतर्गत ही ये जो मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। मामले कौन कौन से हैं? जैसे किसी राज्य या भारत के मध्य विवाद हो जाए, राज्यों या भारत के बीच विवाद हो जाए, राज्य या भारत के राज्यों के साथ विवाद हो जाए, राज्य के अंदर विवाद हो जाए, तो ये सभी मामले मूल अधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। लेकिन अगर नदी जल विवाद से संबंधित कोई मामला है, नदी से संबंधित यदि कोई मामला है तो वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन यदि राज्यों के साथ ये जो मामले मैंने बताए हैं इनके अंदर यदि विवाद हो जाता है तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सेकंड पॉइंट है रीट अधिकारिता। रीट अधिकारिता क्या है? ये मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षण से मतलब है सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे अपना जो छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में जिसका वर्णन है, जिसके अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो वही है रीट अधिकारिता, जिसके अंतर्गत मूल अधिकारों को सुरक्षा प्राप्त है। थर्ड पॉइंट है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 129 में है। अभिलेख न्यायालय से मतलब क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उसे सुरक्षित रखा जाता है, एक धरोहर के रूप में उन निर्णयों को रख लिया जाता है और वो निर्णय कानून के रूप में काम करते हैं, जिसको देखकर ही जो नीचे वाले न्यायालय हैं जैसे कि हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो इनके स्वरूप ही काम करते हैं या उन कानूनों का पालन करते हैं। इसलिए अभिलेख न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय को सुरक्षित रखा जाता है, एक संरक्षण के रूप में रखा जाता है, और नीचे वाले न्यायालय उनके अंतर्गत ही अपना कार्य करते हैं या उन निर्णयों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट अपीलीय न्यायालय। अपील का मतलब करना होता है, जैसे कि अपील करना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊपर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यदि हमारा फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता तो हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और यदि हमें सुरक्षा प्राप्त नहीं होती हाई कोर्ट के अंदर भी तो हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये होते हैं अपीलीय न्यायालय। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है सलाहकारी अधिकार। ये अनुच्छेद 143 के अंदर दिए गए हैं। ये सलाहकारी अधिकार क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 सदस्यों का ग्रुप होता है जो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये क्या है? सलाहकारी अधिकार। सलाहकारी अधिकार में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों के ग्रुप राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करते हैं। फिर आ जाता है 6 पॉइंट न्यायिक पुनर्अवलोकन। पुनर्अवलोकन का मतलब क्या होता है? दोबारा से जांच पड़ताल करना। इसका वर्णन कई अनुच्छेदों में किया गया है, जैसे अनुच्छेद 32 में, 137 में और 113 में। इसमें क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो कई बार अपने निर्णयों की दोबारा से समीक्षा करता है, दोबारा से जांच पड़ताल करता है, उसे कहते हैं न्यायिक पुनर्अवलोकन।
फिर आ जाता है अन्य शक्तियाँ। अन्य शक्तियों से मतलब है जैसे कि संविधान की व्याख्या करना। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की व्याख्या करने का काम करता है, संविधान का संरक्षक है, मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सब अन्य शक्तियों के अंदर आ जाते हैं। एक पॉइंट हमारा पीछे रह गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको वेतन कितना मिलता है। जज हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जिसको CJI बोलते हैं, उनको वेतन मिलता है 2,80,000 पर मंथ। और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन मिलता है 2,50,000 पर मंथ। कितना वेतन मिलता है? मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000 पर मंथ और अन्य न्यायाधीशों को मिलता है 2,50,000। एक चीज और रह गई थी इसके अंदर कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम हो, गणपूर्ति में यदि उनके कमी रह जाए, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और ये तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं? ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, उसे कहा जाता है तदर्थ न्यायाधीश। जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। एक होता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होते हैं? सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायरमेंट। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होते हैं? यदि सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश की संख्या कम रह जाए तो रिटायर हुए न्यायाधीशों को कम समय के लिए कार्य देना, जब तक और न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, जो रिटायर हो चुके होते हैं न्यायाधीश, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियुक्त किया जाता है, लेकिन थोड़े समय के लिए नियुक्त किया जाता है जब तक और न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।